दोस्तों, अपना चैप्टर मैं शुरू करने से पहले आपको कुछ नोट्स दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पॉलिटी के नोट्स हैं, पॉलिटी के मेंस के नोट्स हैं, ठीक? तो मेंस के नोट्स में अगर मैं आपको डेमो में दिखाऊँ तो ये है हमारा, ठीक? अगर हम इलेक्शन में जाएँ, इलेक्शन कमीशन और हमारा मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, तो ये हमारे कुछ नोट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से पूरे मेंस के पर्सपेक्टिव से नोट्स बने हैं। आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी समझने में। ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप टीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे आपके लिए। और अगर हम लोग देखें, दूसरा टॉपिक उठाएँ, ये जुडिशरी का है, ठीक? तो टॉपिक वाइज़ अलग-अलग नोट्स बन के तैयार हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, पूरे योग्यताएँ क्या होनी चाहिए उसमें जज की, एक-एक चीज़, कार्यकाल क्या होता है, वेतन क्या है, ठीक है? किस तरीके से जो है कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, ठीक? तो ये सारे नोट्स बहुत ही अच्छे से तैयार किए गए हैं और ये पीडीएफ फॉर्म में है और टॉपिक वाइज़ है, ठीक? अगर आप देखें तो यहाँ टॉपिक वाइज़ नोट दिए गए हैं। देखिए यहाँ इलेक्शन कमीशन वगैरह है, यहाँ पे पार्ट 1, 2 ये आपका एक प्रिएम्बल का है, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से नोट्स तैयार किए गए हैं। तो जिसको भी चाहिए मैं यहाँ पे अपना वो दे दूँगा, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड दे दूँगा मैं, ठीक? तो जिसको भी चाहिए ये मात्र 99 रुपीज़ में आपको नोट्स ये आपको मिल जाएँगे। कितने में? मात्र आपको 99 रुपीज़ में आपको ये नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाएँगे और जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप पे नोट्स पॉलिटी नोट्स करके मैसेज भेज देना और ये जो क्यूआर कोड है इससे पेमेंट स्कैन कर देना। ओनली 99 रुपए में आपको स्क्रीनशॉट इसको भेजना है व्हाट्सएप में और उसके ज़रिए मैं आपको ये सारे नोट्स आपके व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म में आपको भेज दूँगा, जिससे कि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या तो आप डायरेक्ट अपने टैब से फ़ोन से पढ़ सकते हैं, ठीक? तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री की क्लास 8th की, ठीक? क्लास 8th की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी उसका चैप्टर 1 हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ, ठीक? इससे पहले क्लास 6 और 7 की कंप्लीट हो चुकी है और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, तो वहाँ से आप अगर आपने पढ़ा ना हो, नहीं देखा हो तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, कैसे, कब और कहाँ, ठीक? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा-गर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। यानी कि अलग-अलग समय पे जो भी बदलाव या जो भी परिवर्तन हुए हैं समाज में, देश में, ठीक? तो उसके बारे में इतिहास होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का ज़िक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आस-पास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है, वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाक़ई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके ज़हन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ? रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर-दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? सुबह-सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी? ठीक? यहाँ पे अगर देखें, तो यहाँ पे चित्र नंबर 1 दिया गया है और ये चित्र बना हुआ है, ठीक? यहाँ पे ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 में, मतलब ये जो चित्र है 1782 का बना हुआ है, ठीक? क्या भेंट कर रहा है? शास्त्र, जो अपने जो हिंदू समाज के जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, वो भेंट कर रहे हैं। यहाँ देखें, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को, कौन रेनेल? ये जेम्स रेनेल, रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, ठीक? तो ये आप जो पॉइंट है ये नोट कर सकते हैं। भारत पर अंग्रेजों के विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों, ठीक?
यहाँ पे कुछ गतिविधि के लिए दिया गया है कि चित्र एक को ध्यान से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध करता है। ठीक, उपनिवेशवाद मतलब कि जो अगर कोई जैसे ये कंट्री है, ठीक, तो दूसरी कंट्री ने या दूसरी कंट्री के लोगों ने आके यहाँ पे कब्जा कर लिया और यहाँ पे आके रहने लगे और यहाँ के संसाधनों का उपयोग करने लगे और यहाँ का शोषण करने लगे। ठीक, और उस शोषण से अपने देश का फायदा कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे कंपनी खोल ली और उसका शोषण कर रहे हैं, अपने यहाँ से माल तैयार करके अपने देश में बेच रहे हैं सस्ते में। ठीक, और यहाँ के किसानों का शोषण कर रहे हैं। ठीक, दलितों का शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार की जो जो प्रक्रिया होती है, जो चीजें होती हैं, वो उपनिवेशवाद के अंतर्गत आती हैं। आगे देखें, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख करना कोई जो तारीख है तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। ठीक, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी तारीख तय नहीं कर दी जा सकती कि ये प्रक्रिया इस दिन से शुरू हो गई, क्योंकि उसको जो आने में समय पे आने में उसको काफी समय लगता है, फिर उसको चलन में आने में काफी समय लगता है कि किस प्रकार से शुरू हुई। ठीक है, तो एकदम से चीजें नहीं शुरू होती, धीरे धीरे शुरू होती। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। ठीक, जिसका चाहेगा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। ठीक, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। ठीक, यानी कि कब कौन पैदा हुआ, कब कौन लड़ाई लड़ी, कब कौन मर गया। ठीक, तो इस तरीके के लिए तो तिथि बताई जा सकती है आराम से। यहाँ पे अगर देखें तो एक ये चित्र दिया गया है लिप्सन टी का। ठीक, यहाँ पे विज्ञापनों में भी पसंद नापसंद तय होती थी। ये चित्र 2 है। ठीक है, यहाँ देखें तो पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुआ और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। ठीक, तो यहाँ यहाँ पे क्योंकि इस प्रकार से एक अंग्रेज बना हुआ है घोड़े पे बैठा हुआ, तो ये पता चलता है कि शाही लोग ऐसी चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ठीक, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। अगर जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। इस पे भी वो बात करते हैं। कौन? इतिहासकार। अब देखें कौन सी तारीखें, यहाँ से पढ़ते हैं। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, तो ये आपको याद रखना है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। आखिरी वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिक और डलहौजी, और अगर देखें कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, शिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आगे देखें।
इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में, उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। ठीक, तो इस प्रकार दिखाया जाता था कि ये बहुत ही महान और बहुत ही भव्य हैं। इस तरीके से इनको दिखाया जाता था इतिहासकारों द्वारा। आगे देखें, हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। ये आपको किताब का नाम याद रखना है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? जेम्स मिल ने लिखी। ठीक, ये कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड के थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कब लिखी? 1817 में। ये जो 3-4 पॉइंट है ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश भारत का इतिहास बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। ये भी इंपॉर्टेंट है किन खंडों में बांटा है? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में के खंडों में इसने बांटा है। काल खंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को अलग अलग बांटा है। इसमें अगर कोई समस्या दिखाई देती है तो आप इसको जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि हिंदू को अलग बांट दिया, मुस्लिम को अलग बांट दिया और ब्रिटिश को अलग। तो इस प्रकार से भेदभाव का इसमें एक पक्ष नजर आता है। आगे अगर देखें, इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर से खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक गतिविधि यहाँ पे करने दी गई कि अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं और अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं और स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस तरह तय किया है। ठीक, तो ये भी प्रैक्टिकल चीज है कि आपके दिमाग को विकसित करने की चीज है कि किस प्रकार से आप किन आधारों पर चीजों को बांट सकते हैं। यहाँ देखें, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। तो क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन
और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको औपनिवेशीकरण की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। आगे देखें। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं, ये इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। ठीक, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार यानी कि आर्काइव, ठीक, तो ये अभिलेखागार क्या होता था? दस्तावेजों को रखने की जगह होती थी। और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थीं। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे आपको इन दोनों शब्दों का मतलब समझना है। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसको देखें। ये जिट नंबर 4 है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। ठीक, ये बना हुआ है अभिलेखागार है ये। जब नई दिल्ली निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर देखें, यहाँ गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट है, उसके बारे में यहाँ बताया गया कि 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का एक नमूना यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे उसका पूरा सोर्स दिया गया है, कहाँ से ये प्राप्त हुआ है। आगे देखें। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है।
19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की तरह मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। किससे? जनगणना के द्वारा। अब इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। ठीक है, किस लिए किए जाते थे? ताकि सही से डाटा प्राप्त हो और उस डाटा के हिसाब से नीतियां बनाई जाए। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक शरीफे का पौधा है, 1770 के दशक का। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। ठीक, तो ये सारा चीजें हम लोग को यहाँ पे इस पौधे के बारे में बताया गया। ये शरीफे का एक पौधा है। आगे देखें, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। ठीक, यहाँ पे देखें तो एक 1857 के विद्रोह की यहाँ पे तस्वीर दी गई है। ठीक, बाकी सिपाही जो है लूट खसोट में लगे हुए हैं। ठीक, विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस प्रकार से चित्र दर्शाए जाते थे कि किस प्रकार के लोगों की मानसिकता थी उस समय के कल इतिहासकारों की, और जो जिन्होंने चित्र बनाया है उनकी। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक बंगाल का चित्र दिया गया है जिसमें जेम्स प्रिंसेप द्वारा ये तस्वीर बनाई गई। सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे इंसानों के खाने के लायक नहीं है। ठीक, तो एक अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। तो यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। तो यहाँ पे एक खबर दी गई है किस किस प्रकार से पुलिस की हड़ताल हुई थी, और ये आया था हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 में। आगे हम लोग पढ़ें। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों का संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग तो अपनी डायरी तैयार कर लेंगे, लिख लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, आदिवासी लोग हैं, वो लोग किस प्रकार का अनुभव महसूस कर रहे थे वो हम लोग इससे पता नहीं लगा सकते। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी, यानी कि इस बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई गरीब, किसान, मजदूर और ये सब जो है किस उस दर्द से गुजर रहे थे। आगे देखें, यहाँ पे कुछ गतिविधियां स्रोत 1 और 2 को देखें। क्या आपको प्रतिवेदनों के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है? बताएं कि आपको क्या फर्क लगता है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आप आराम से देख सकते हैं और क्या सही है क्या गलत है ये बता सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप लिख के तैयार कर सकते हैं आंसर राइटिंग के रूप में। तो हमारा जो ये पहला चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। और जिसको भी नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है कि आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ठीक, जो हमने पॉलिटिक्स नोट्स तैयार किए हैं और भी सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो सारे तैयार किए गए हैं, तो आप उसमें व्हाट्सअप करके भेज सकते हैं। और जो यूपीआई आईडी है वो मैं आपको इसी में जो है मैंने पहले ही दे दी है, तो उसमें आप पेमेंट करके अपने नोट्स मंगवा सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।